प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे मनु का पर राष्ट्र या अंतर राज्य संबंध। अर्थात मनु ने अपनी रचना मनुस्मृति के अंतर्गत परराष्ट्र संबंधों का सिद्धांत या अंतर्राज्य संबंध के सिद्धांत की भी चर्चा की है। तो आज हम इसी बात को आपको अच्छे से समझाएंगे। अर्थात जब हम मनु के राजा या राज्य के कार्यों का अध्ययन करते हैं बेटा, तो उसमें ये बताया जाता है कि भी मनु के जो राजा हैं उस राजा के द्वारा प्रजा रक्षण है, प्रजारंजन का कार्य किया जाए। इसी के साथ में उसे चूँकि उस राजा को अन्य राष्ट्र के राज्य के राजाओं से अपने संबंध स्थापित करने होते हैं। तो अन्य राष्ट्रों के राजाओं से अपने संबंध स्थापित करते समय किन किन सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए, इसके ऊपर भी मनुस्मृति में मनु ने लिखा है, जिसे कि मनु ने पर राष्ट्र संबंध या अंतर्राज्य संबंध की संज्ञा दी है। हालांकि आधुनिक समय में इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा जाता है बेटा। तो इसका मतलब आज का जो लेक्चर है इसमें मनु ने ये बताया है क्या कि भाई एक राज्य के राजा के द्वारा दूसरे राज्य के राजा से अपने संबंध स्थापित करते समय कौन कौन से सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। आधुनिक समय में हम ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। अतः हम यहाँ कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में प्राचीन भारत के अंतर्गत इतनी सामग्री मौजूद है जो कि पूरी दुनिया में किसी भी देश के अंतर्गत नहीं दी गई है, जो हमारे भारत के अंतर्गत है। हमें गर्व होना चाहिए इस बात के ऊपर कि प्राचीन भारत के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में जिन सिद्धांतों की रचना की गई है, जिन सिद्धांतों का निर्माण किया गया है, पूरी दुनिया में आज तक ऐसे सिद्धांत हमें कहीं नहीं मिलते हैं। यस, भले मैंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ऊपर अलग से लगभग 100 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, लेकिन फिर भी आज हम कह रहे हैं कि हमारे प्राचीन भारत के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, जिसे कि मनु ने परराष्ट्र अथवा अंतर्राज्य संबंध का है, इसके बारे में इतने सिद्धांत दिए गए हैं कि आज भी पूरी दुनिया के जो राज्याध्यक्ष होते हैं, शासनाध्यक्ष होते हैं, इन सिद्धांतों के आधार पर अपनी विदेश नीति तय किया करते हैं, अपनी विदेश नीति फॉरेन पॉलिसी तय करते हैं। तो आज हमारा जो लेक्चर होगा उसका क्रम कौन सा होगा? लेक्चर नंबर 20। टॉपिक का नाम बता दिया है, मनु का परराष्ट्र अथवा अंतर्राज्य संबंध। इसको आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं, मनु का अंतर्राज्य संबंध का सिद्धांत। मतलब इसका सीधा अर्थ ये है कि भाई एक राज्य के राजा के द्वारा अन्य राज्यों के राजाओं के साथ अपने संबंध स्थापित करते समय कौन कौन से सिद्धांतों को अपनाना चाहिए, तो उन सिद्धांतों को यहाँ समझाया जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए अब बेटा मैंने यहाँ सबसे पहले ये बात बताई आपको पृष्ठभूमि के रूप में क्या कि मनु ने, आप नोट कर सकते हैं, मनु ने यूपीएससी यूजीसी नेट के विद्यार्थी विशेष ध्यान दें, इसी के साथ में एमए के विद्यार्थी ध्यान दें। मनु ने अपनी रचना मनुस्मृति के अंतर्गत, नोट करें, मनुस्मृति के अंतर्गत, मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं, 7वां अध्याय महत्वपूर्ण राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए। क्यों? क्योंकि 7वां अध्याय राजधर्म से संबंधित है, अर्थात 7वें अध्याय में राज्य से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है। ठीक है बेटा, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मनुस्मृति का 7वां अध्याय राजधर्म, राजदर्शन, राजनीति शास्त्र से संबंधित है। ठीक है, तो लिखो, मनु ने अपनी रचना मनुस्मृति के अंतर्गत आंतरिक प्रशासन के, नोट करें, आंतरिक प्रशासन व्यवस्था के ऊपर मैं अलग से लेक्चर अपलोड कर चुका हूं मनु के बारे में, ये आप देख सकते हैं। आंतरिक प्रशासन के सिद्धांत के साथ साथ, मतलब आंतरिक प्रशासन के सिद्धांत भी मनुस्मृति में बताए गए मनु के द्वारा, तो आंतरिक प्रशासन के सिद्धांत के साथ साथ उन सिद्धांतों का भी, नोट करें, उन सिद्धांतों का भी वर्णन किया है जिनके आधार पर एक राज्य द्वारा अन्य राज्यों के साथ अपने संबंध निर्धारित करने चाहिए। जरा देखिएगा यहाँ पर क्या करें, उन सिद्धांतों का वर्णन किया है जिनके आधार पर, मतलब उन सिद्धांतों के आधार पर, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, उन सिद्धांतों के आधार पर जिनका कि इन्होंने वर्णन किया है, उन सिद्धांतों का भी वर्णन किया है जिनके आधार पर एक राज्य द्वारा
अन्य राज्यों के साथ अपने संबंध निर्धारित करने चाहिए। मतलब इन सिद्धांतों के आधार पर एक राज्य द्वारा अन्य राज्यों के साथ अपने संबंध स्थापित करने चाहिए, या एक राज्य के राजा के द्वारा अन्य राज्यों के राजाओं के साथ अपने संबंध स्थापित करने चाहिए। उन सिद्धांतों की चर्चा की है। मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, ये वो सिद्धांत है जिनको आधुनिक समय में भी माना जाता है। ये वो सिद्धांत हैं जो कि वास्तविक रूप में मैं कह सकता हूँ कि ये सिद्धांत शाश्वत सत्य हैं, ये सिद्धांत सार्वभौमिक हैं, ये सिद्धांत सार्वलौकिक हैं, ये सिद्धांत सार्वकालिक हैं। ये सिद्धांत किसी देश विशेष से, समय विशेष से, संस्कृति विशेष से बंधे हुए नहीं है। आज पूरी दुनिया के अंतर्गत जितने भी राष्ट्र राज्य हैं, सभी राष्ट्र राज्यों के द्वारा इन सिद्धांतों को अपनी विदेश नीति तय करते समय अपनाया जाता है। आज अतः मैं कह सकता हूं कि मानव का परराष्ट्र अथवा अंतर्राज्यीय संबंध का जो सिद्धांत है और इसमें जो सिद्धांत दिए गए, इन सिद्धांतों को आधुनिक जगत में भी माना जाता है। इससे ज़्यादा भारत की और देन क्या हो सकती है राजनीति शास्त्र को, और क्या देन हो सकती है पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में भारत ने सबसे ज़्यादा, प्राचीन भारत के राजनीतिक विचारकों ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। यस, ये सत्य है। चलिए, अब यहाँ तक क्लियर हो गया, अपने संबंध निर्धारित करने चाहिए। मतलब यहाँ पर वास्तविक रूप में मनोनी मनुस्मृति में सिद्धांतों का भी व्यापक रूप में वर्णन किया है, जिनके आधार पर एक राज्य द्वारा अन्य राज्यों के साथ अपने संबंध निर्धारित करने चाहिए, अपने संबंध निर्धारित करने चाहिए। मतलब एक राज्य का राजा दूसरे राज्यों के राजाओं के साथ अपने संबंध स्थापित करते समय किन किन सिद्धांतों को ध्यान में रख के इसकी चर्चा की है। अब बेटा इसको समझाऊं उससे पहले मैं फिर आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। एक ध्यान दें बेटा, चाहे आप मनु का परराष्ट्र या अंतर्राज्य संबंध का सिद्धांत समझे, यस, या कौटिल्य का परराष्ट्र या अंतर्राज्य संबंध का सिद्धांत समझे हैं, या शुक्र का, मतलब मनु, कौटिल्य और शुक्र, इन तीनों के द्वारा, विशेषकर तीन इंपॉर्टेंट हैं, इन तीनों के द्वारा ही परराष्ट्र या अंतर्राज्य संबंध का सिद्धांत दिया गया है। अगर आप मनु के अंतर्राज्य संबंध के सिद्धांत को समझ जाते हैं तो कौटिल्य को समझने में भी दिक्कत नहीं आएगी और शुक्र को समझने में भी दिक्कतें नहीं आएगी। कारण क्योंकि प्राचीन भारत के अंतर्गत परराष्ट्र या अंतर्राज्य संबंध के जो सिद्धांत होते थे, इन सिद्धांतों के ऊपर सर्वसम्मति थी प्राचीन भारत के अंतर्गत। फिर भले मनु हो, कौटिल्य, शुक्र हो, बृहस्पति हो, सोमदेव, सूर्य हो, इन सभी ने इन सिद्धांतों पर अपनी सहमति दी है। इसका मतलब प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतन को आपको समझना हो और आपसे एग्जाम पूछ लिया जाए किसी भी विद्वान विशेष का, किसी विचारक विशेष का, कि भाई कौटिल्य के परराष्ट्र संबंधी सिद्धांत को समझाइए, या शुक्र के परराष्ट्र संबंधी सिद्धांत को समझाइए, या मनु के परराष्ट्र संबंधी सिद्धांत को समझाइए, तो बेटा आप मनु का भी समझ रहे हैं तो कौटिल्य और शुक्र के बारे में भी यूं का यूं लिख सकते हैं, केवल नाम बदल देंगे। मान लीजिएगा आपसे पूछा गया कि शुक्र का परराष्ट्र संबंधी सिद्धांत समझाइए, मैं मनु का बता रहा हूँ तो आपको ये मनु का यूं लिख देना है। लेकिन शुक्र का पूछा जा रहा है तो वहाँ शुक्र का नाम लिखते जाएंगे, बाकी सारी बातें यथावत लिख देंगे आप। और अगर आपसे कौटिल्य का पूछा जाता है तो केवल नाम बदल देंगे, बाकी यूं का यूं आप नोट कर देंगे। क्योंकि मनु, कौटिल्य और शुक्र ने जो परराष्ट्र संबंधी सिद्धांत दिया है इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल सूक्ष्म अंतर है। हालांकि मैं तो इन तीनों के बारे में अलग से आपको समझाऊंगा, परंतु मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, सूत्र दे रहा हूँ यहाँ कि मनु, कौटिल्य और शुक्र में से किसी का भी अगर अंतर्राज्य संबंधी सिद्धांत पूछ लिया जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक को आप अच्छे समझ रहे हैं तो तीनों के बारे में लिख सकते हैं। कैसे? जैसे मनु ने अपना परराष्ट्रीय अंतर्राज्य संबंध का जो सिद्धांत दिया है, सबसे पहले इसके दो पक्ष बना दिए, दो पक्षों में विभाजित कर दिया, दो भागों में विभाजित कर दिया। कौन कौन सा? पहला इसने बताया है कि भाई अंतर्राज्य संबंधों का सैद्धांतिक पक्ष क्या है, सैद्धांतिक पक्ष में क्या क्या बातें आएंगी। दूसरा पक्ष बताया इन्होंने व्यावहारिक पक्ष, मैंने नोट भी कर रखा है यहाँ, जैसे ये पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, दो पक्ष बताए हैं, मैंने लिखा भी है, परराष्ट्र संबंधों का संस्थागत तथा व्यवहारिक पक्ष, और पहला है परराष्ट्र संबंधों का नीतिगत एवं सैद्धांतिक पक्ष। मतलब पहला जो इन्होंने पक्ष बताया है क्या बताया? नीतिगत एवं सैद्धांतिक पक्ष। इसके अंतर्गत कौन कौन सी बातें आएंगी? जैसे 3 बातें आएंगी इसमें, है राज्यमंडल आएगा, इसमें नीति के 4 उपाय आएंगे, और 60 गुणी नीति आएगी, 6 गुणी मंत्र बोलते हैं जिसको हम, 6 गुणी मंत्र 6 मंत्र, जैसे संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वंद्व, संश्रय। नीति के 4 उपाय में साम, दाम, भेद और दंड आ जाते हैं। राज्यमंडल में मतलब मंडल का मतलब होता है समूह, अर्थात राज्यों का समूह, और राज्यों का जो समूह होगा इसमें उन्होंने बताया कि इसमें 12 राज्य होंगे, मैं सब बताऊंगा क्रम से। दूसरा है परराष्ट्र संबंधों का संस्थागत तथा व्यवहारिक पक्ष। संस्थागत तथा व्यवहारिक पक्ष के अंतर्गत मनु ने दूत व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था और युद्ध की चर्चा की है। तो मतलब पहले वाले पार्ट में भी 3 बातें बताई इन्होंने, राज्यमंडल, नीति के 4 उपाय और 60 गुणी नीति, और दूसरे में अर्थात व्यवहारिक
या संस्थागत पक्ष में भी मुख्यतः 3 बातें बताइए, दूत व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था और युद्ध के बारे में विचार। तो 3 और 3 6, ये टोटल 6 बातें होंगी। तो ये 6 की 6 बातें शुक्र ने ही बताई है, कौटिल्य ने बताई, बृहस्पति ने बताई, सोमदेव ने भी बताई है, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस रूप में आपको समझाऊंगा कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के विद्यार्थी को किसी भी रूप में परेशानी नहीं आ सकती। अर्थात आपने मान लीजिएगा MMA पेपर ले रखा है तो आप इस रूप में समझेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन आपके सिलेबस में है, तो जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे समझेगा, आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, मनु का परराष्ट्र अथवा अंतर्राज्यीय संबंध के सिद्धांत को समझने के लिए सबसे पहले मूल बात ये आएगी क्या, कि मनु ने अपनी मनुस्मृति में, नोट करें, मनु ने अपनी मनुस्मृति में परराष्ट्र संबंध के सिद्धांत को समझाने के लिए सबसे पहले उसको 2 पक्षों में बांट दिया। 2 पक्षों में बांट दिया। पहला, नोट करेंगे, परराष्ट्र संबंधों का नीतिगत एवं सैद्धांतिक पक्ष। नोट करें आप, पहला ये हो गया। साथ में फिर नोट करें दूसरा, परराष्ट्र संबंधों का संस्थागत तथा व्यवहारिक पक्ष। दोनों नोट कर लिए, पहले आप दोनों नोट करें। मैंने यहाँ पर अलग अलग नोट किया क्योंकि यहाँ आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप नोट कर लेंगे पहले इन दोनों को, दोनों पक्षों को नोट कर लिए। पहला, परराष्ट्र संबंधों का नीतिगत एवं सैद्धांतिक पक्ष। फिर दूसरा नोट करें इसी के नीचे, परराष्ट्र संबंधों का संस्थागत तथा व्यवहारिक पक्ष। 2 हो गए। अब चलिए आप दोनों को समझते हैं। सबसे पहले लेंगे परराष्ट्र संबंधों का नीतिगत एवं सैद्धांतिक पक्ष। नीतिगत एवं सैद्धांतिक पक्ष, बेटा मनु ने अपनी मनुस्मृति के अंतर्गत परराष्ट्र संबंध या अंतर्राज्यीय संबंधों का जो नीतिगत एवं सैद्धांतिक पक्ष है, इसमें बेटा 3 सिद्धांतों को लिया है। राज्यमंडल का सिद्धांत, नीति के 4 उपाय का सिद्धांत, फिर से बोल रहा हूँ, नीति के 4 उपाय का सिद्धांत, और 60 गुण्य नीति का सिद्धांत। 60 गुण्य 6 गुणी नीति का सिद्धांत। 3 बातें आती है इसमें। कौन किसमें? नीतिगत एवं सैद्धांतिक पक्ष में 3 बातें आएंगी। 3 बातों को अलग अलग समझाएंगे। तो पहला हमने लिया है राज्य मंडल सिद्धांत। नोट करें बेटा, राज्य मंडल सिद्धांत। अभी राज्य मंडल सिद्धांत शुक्र ने दिया है, कौटिल्य ने भी दिया है, हा? नीति के 4 उपाय शुक्र ने बताए, कौटिल्य ने बताए हैं। यस। इसके बाद में 60 गुण्य नीति, 6 गुणी नीति है, 6 गुणी मंत्र है, ये कौटिल्य ने बताया, शुक्र ने बताया। तो आप मनु को समझ रहे हैं तो कौटिल्य शुक्र को भी समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा। तो पहला ले रहा है राज्य मंडल सिद्धांत। बेटा राज्य मंडल सिद्धांत के बारे में मनु ने अपनी रचना मनुस्मृति में कहा है कि सबसे पहले उन्होंने मंडल का अर्थ बताया कि मंडल किसे कहते हैं। तो मनु ने कहा है मंडल का अर्थ होता है घेरा, समूह। तो मतलब राज्यों का समूह जो होता है, राज्यों का जो घेरा होता है, राज्यों का जो वृत्त होता है, उसे ही राज्यमंडल सिद्धांत कहा जाता है। मतलब यहाँ अब इन्होंने स्पष्ट रूप में कह दिया है कि इस राज्य मंडल में, मतलब इस राज्य के समूह में, ये जो राज्यों का समूह होगा, ये जो राज्यों का वृत्त होगा, ये जो राज्यों का घेरा होगा, इसमें 12 राज्य होंगे। मतलब जो ये राज्य मंडल है, जो राज्यों का समूह है, इसमें 12 राज्य होंगे। बेटा कितने राज्य होंगे? 12। नोट करें, 12 राज्य। आप चाहें तो आप, मैंने डायग्राम बना रखा है, इसको अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन आप चाहें तो 12 के 12 राज्य के ऊपर 12 बिंदु अलग से बना सकते हैं, मैं समझाऊंगा। 12 राज्य बताइए, ठीक है। अब ये 12 राज्य कौन कौन से, जैसे मैंने यहाँ नाम भी लिख दिया है। नंबर 1 विजिगीषु राज्य। विजिगीषु राज्य का मतलब क्या होता है? विजय की इच्छा रखने वाला राजा, विजय की इच्छा रखने वाला राजा। तो पहला हो गया नंबर 1। 12 राज्य है टोटल, मतलब राज्य मंडल में या राज्यों का जो समूह होता है उसमें मनु ने 12 राज्य बताए हैं। 12 राज्यों के नाम क्या क्या हैं पहले आप नोट करें। नंबर 1 विजिगीषु राज्य। विजिगीषु का मतलब होता है विजय की इच्छा रखने वाला, विजय की इच्छा रखने वाला राज्य। दूसरा नंबर दिया इन्होंने अरि राज्य। अरि का मतलब शत्रु, अर्थात जो ये विजिगीषु राज्य इसकी सीमा से लगा हुआ है, इसलिए मनु ने कहा है कि स्वाभाविक रूप में इसका शत्रु होगा। मतलब जो सीमा से लगा हुआ होगा उसका शत्रु होगा। आज भी आप देख सकते हैं भारत की सीमा से पाकिस्तान लगा हुआ, तो पाकिस्तान स्वाभाविक रूप में हमारा शत्रु ही है। ठीक है। विजिगीषु राज्य, अरि मतलब शत्रु, तो अरि राज्य। फिर ये मित्र राज्य है, मतलब विजिगीषु राज्य का क्या होगा? ये मित्र होगा, जबकि अरि राज्य का ही क्या होगा? शत्रु होगा। 3 नंबर पर ये आएगा। 4 नंबर पर अरि मित्र राज्य। 5 नंबर पर मित्र, ध्यान दें, मित्र मित्र राज्य। और 6 नंबर पर अरि मित्र मित्र राज्य। नोट करें पहले, ये 6 राज्य हो गए। फिर इधर आइएगा,
ये पीछे, मतलब इसको कहेंगे हम आगे की दिशा की तरफ वाले राज्य, इसको लिखेंगे पीछे की दिशा की तरफ, पीछे की दिशा की तरफ आए 6 राज्य यहाँ तक हो गए। 7वां आएगा पार्ष्णिग्राह राज्य। पार्ष्णिग्राह मतलब मनु ने विजिगीषु राज्य के पीछे की दिशा की तरफ वाला जो पहला राज्य होगा, जो कि विजिगीषु राज्य की सीमा से लगा होगा, इसको क्या नाम दिया? पार्ष्णिग्राह राज्य। नोट करें, पार्ष्णिग्राह राज्य जो किसकी सीमा से लगा हुआ है? विजिगीषु राज्य की। इसलिए जो ये पार्ष्णिग्राह राज्य विजिगीषु राज्य का शत्रु होगा स्वाभाविक रूप में, क्योंकि सीमा से लगा हुआ है। इसके बाद में पार्ष्णिग्राह राज्य की सीमा से जो लगा हुआ होगा वो आक्रंद राज्य होगा, जो कि पार्ष्णिग्राह राज्य का तो शत्रु होगा, लेकिन जो विजिगीषु राज्य इसका ये मित्र होगा। तो यही क्रम आगे बढ़ेगा। ये 8वां होगा। 9वें नंबर पर आएगा पार्ष्णिग्राहसार, पार्ष्णिग्राहसार। और 10वें नंबर पर आएगा आक्रांदासार राज्य। नोट करें, आक्रांदासार राज्य। 10 राज्य हो गए। और 11वां जो राज्य होगा मध्यम राज्य होगा, और 12वां राज्य होगा उदासीन राज्य होगा। तो इस तरीके से मनु ने अपनी मनुस्मृति के अंतर्गत ये जो है 12 राज्यों की चर्चा की है, और इसको इन्होंने क्या नाम दिया? राज्य मंडल, मतलब राज्यों का समूह। मंडल का मतलब समूह। तो राज्य समूह या राज्यों का घेरा या राज्यों का वृत्त। तो ये बात क्लियर हो गई कि राज्य मंडल में कितने राज्य होते हैं बेटा? 12 है। 12 राज्य को मैंने नाम बता दिए। अब मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ यहाँ। देखो बेटा, इसमें एक नियम है सीधा सा कि विजिगीषु राज्य की सीमा जो लगा होगा वो उसका क्या होगा? शत्रु। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे आगे की तरफ से आते हैं हम, विजिगीषु राज्य की सीमा से लग रहा है ये 2 नंबर पर जो राज्य है अरि राज्य, तो विजिगीषु राज्य का मतलब विजय की इच्छा रखने वाले राज्य का ये शत्रु होगा। 3 नंबर पर आते हैं, तो ये जो अरि राज्य शत्रु राज्य विजिगीषु का, ये अरि राज्य है, ये मित्र राज्य जो होगा, मित्र राज्य विजिगीषु राज्य का मित्र होगा, लेकिन अरि राज्य का ये शत्रु होगा। और आगे बढ़ते हैं, अरि मित्र राज्य। नोट करें, अरि मित्र राज्य मतलब विजिगीषु राज्य का ये शत्रु होगा, ये मित्र हो गया, ये मित्र हो गया, फिर ये शत्रु हो गया, फिर ये मित्र हो गया, फिर ये शत्रु हो गया। तो इस तरीके से क्रम बढ़ता चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार से पीछे की दिशा की तरफ भी जो विजिगीषु राज्य की सीमा जो लगा होगा पार्ष्णिग्राह राज्य 7 नंबर का, ये इसका शत्रु होगा। फिर अगले वाला ये विजिगीषु का मित्र होगा, फिर ये शत्रु होगा और ये मित्र होगा। किसका? विजिगीषु राज्य को संदर्भ में लेंगे। विजिगीषु राज्य की दृष्टि से 7वें नंबर का इसका शत्रु होगा, 8वें नंबर का मित्र, फिर ये शत्रु, फिर ये मित्र। ये पीछे की दिशा की तरफ 4 राज्य होंगे, आगे की दिशा की तरफ 5 राज्य होंगे। तो 5 और 4 9 हो गए। एक विजिगीषु राज्य होगा 10, और एक मध्यम राज्य होगा 11, और एक उदासीन राज्य होगा। टोटल कितने हो गए बेटा? 12 राज्य। तो मतलब यहाँ पर मनु ये कहना चाहते हैं कि एक राज्य के द्वारा अपने अंतर राज्य संबंध स्थापित करते समय ये देख लेना चाहिए कि कौन उसका स्वाभाविक रूप में शत्रु है और कौन उसका स्वाभाविक रूप में मित्र है। जैसे विजिगीषु राज्य को अगर पीछे की दिशा की तरफ देखना है तो ये देखेगा कि जो उसकी सीमा से लगा हुआ पहला राज्य है, जिसको पार्ष्णिग्राह राज्य नाम दिया है, ये इसका निश्चित रूप में स्वाभाविक रूप में शत्रु होगा। अब इससे जो अगले वाला होगा ये विजिगीषु राज्य का मित्र होगा, लेकिन इसका शत्रु होगा क्योंकि इसकी सीमा से लगा हुआ है। फिर इससे आगे बढ़ते हैं तो विजिगीषु राज्य का ये शत्रु होगा, ये मित्र हो गया, ये शत्रु है, ये मित्र है, फिर ये क्या हो जाएगा? शत्रु हो जाएगा और ये मित्र हो जाएगा। तो ये क्रम पीछे की तरफ भी ऐसे बढ़ेगा, आगे की तरफ भी ऐसे ही बढ़ेगा। जैसे विजिगीषु राज्य की सीमा से लगा हुआ ये शत्रु है, फिर ये मित्र है, इसका तो मित्र होगा लेकिन ये इसका शत्रु होगा क्योंकि इसकी सीमा से लगा हुआ। इसलिए विजिगीषु राज्य का ये शत्रु अरि मतलब शत्रु होगा, ये मित्र, ये शत्रु, ये मित्र, ये शत्रु। नाम क्या दिए गए मैंने नोट कर लिए। तो ये आगे की दिशा की तरफ 5 राज्य होंगे, आगे की दिशा की तरफ 5 राज्य होंगे, पीछे की दिशा की तरफ 4 राज्य होंगे। ठीक है बेटा। तो 5 और 4 9 और एक स्वयं विजिगीषु राज्य हो गया, 10 हो गए टोटल। 11वें नंबर पर मध्यम राज्य आ जाएगा और 12वें नंबर पर उदासीन राज्य आएगा। तो इस मंडल सिद्धांत से मनु ने ये बताया कि राजा को ये सीखना है कि भाई हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा कौन शत्रु है और कौन मित्र है। तो आधुनिक समय में भी प्रधानमंत्रियों के द्वारा, राष्ट्रपतियों के द्वारा, राज्याध्यक्ष, शासन अध्यक्षों के द्वारा अपनी विदेश नीति तय करते समय निश्चित रूप में इस मंडल सिद्धांत को देखा जाता है कि कौन हमारा मित्र है, स्वाभाविक रूप में कौन हमारा शत्रु है। और नहीं देखते तो देखना चाहिए। अगर इसको ध्यान में रखेंगे तो एक अच्छी विदेश नीति तय की जा सकती है। तो ये प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की देन है एक तरीके से। ठीक है बेटा। पहला होगा राजमंडल सिद्धांत। अब ध्यान दें, इसमें फिर मैंने लिखा है जैसे 12 तो ये राज्य हो गए, आप क्रमशील 12 राज्यों के नाम लिख सकते हैं, अलग से भी बिंदु बना सकते हैं, 12 बिंदु अलग से। ठीक है। अब फिर मैंने लिखा है यहाँ 12 गुणा 6 बराबर 72, मतलब 72 प्रकृतियां होती हैं। अर्थात एक मंडल के अंतर्गत मनु कह रहे हैं कि एक मंडल के अंतर्गत 72 प्रकृतियां होती है। और राजा को अपनी विदेश नीति तय करते समय, राजा को अंतर्राज्य संबंध तय करते समय ये 72 की 72 प्रकृतियों को ध्यान में रखना चाहिए। कैसे? जैसे 12 तो ये राज्य हो गई, अब ये 6 क्या आ गया बेटा? 6 ये आ गया कि मनु ने जो अपना सप्तांग सिद्धांत दिया है, मतलब राज्य का निर्माण 7 अंगों से होता है। जैसे स्वामी, अमात्य, स्वामी राजा, स्वामी, अमात्य, पूर्व, राष्ट्र, कोष, कोष, सेना और मित्र।
तो मित्र की तो चर्चा यहाँ कर ही दी है, कौन मित्र है कौन शत्रु है, इसलिए इसको तो छोड़ दिया गया है। बाकी कितने अंग बच गए, 6 बच गए भाई। 7 अंगों से राजा का निर्माण होता है, तो अंतिम 7वां मित्र है, तो मित्र को इन्होंने छोड़ दिया है। अब बच गए कितने, 6, क्योंकि मित्र की चर्चा यहाँ कर दी है, शत्रु मित्र की चर्चा यही हो गई है कंप्लीट 12 राज्यों में, इसलिए इसको तो छोड़ दिया है। और 6 जो है इनको ले लिया है, क्या लिया है 6, जैसे एक तो राजा ले लिया, पहला जो सप्तांग सिद्धांत में जो पहला अंग आता है, राज्य निर्माण जो पहला अंग आता है, जिसको स्वामी या राजा कहते हैं, तो जो राजा है वो तो मूल प्रकृति होगी, बाकी 5 जो होंगी वो द्रव्य प्रकृतियां होंगी। द्रव्य प्रकृतियां किसको कहते हैं, पहला तो क्या होगा, स्वामी, स्वामी तो मूल प्रकृति होगी। उसके बाद में फिर क्या आ जाएगा, अमात्य, पूर्व, राष्ट्र, कोश और सेना, ये 5 होगी क्या, द्रव्य प्रकृतियां। तो एक मूल प्रकृति होगी और 5 द्रव्य प्रकृतियां होगी, तो टोटल होगी 6 प्रकृतियां। कितनी होगी, 6 प्रकृतियां। तो 12 गुणा 6 अर्थात 72 प्रकृति होगी टोटल। तो एक राज्य मंडल में 72 प्रकृति होंगी। इन 72 प्रकृतियों को ध्यान में रखते हुए राजा के द्वारा अन्य राज्यों के साथ, अन्य राज्यों के राजाओं के साथ अपने संबंध स्थापित करने चाहिए। एक राजा इस बात को ध्यान में रखेगा तो एक अच्छी से अच्छी विदेश नीति तय कर सकता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, 12 राज्य हो गई है, 6 के आ गए बेटा। 6 का मतलब ये है कि जो सप्तांग सिद्धांत है उसमें ये बताया गया है मनु के द्वारा कि राज्य निर्माण के 7 अंग होते हैं, स्वामी राजा, स्वामी अमात्य, पूर्व, राष्ट्र, कोश, सेना और मित्र। तो मित्र को तो इन्होंने इसमें सम्मिलित कर दिया है। बच गए कितने अंग, 6। अब 6 इसमें ले लिए गए। पहला तो राजा या स्वामी हो गए, इसको मूल प्रकृति का है, और 5 द्रव्य प्रकृतियां बताया कौन कौन सी। पहला तो क्या हो जाएगा अंग, स्वामी या राजा। उसके बाद में क्या आएगा, अमात्य मतलब मंत्री, अमात्य, पूर्व, राष्ट्र, कोश और सेना, 5 हो गए। तो इन 5 को इसने द्रव्य प्रकृतियां का है और एक मूल प्रकृति राजा होगी, तो 6 हो गए। और 7वां अंग कौन सा होगा, मित्र। मित्र को इन्होंने छोड़ दिया, कोई मित्र का तो हमने इसके अंतर्गत चर्चा कर दी है, मनु कह रहे हैं, इसलिए टोटल 6 प्रकृतियां होगी। तो 12 राज्य हो गए, 6 प्रकृति को 12 गुणा 6 तो टोटल 72 प्रकृतियां होगी। इसलिए एक राजा को अंतरराज्य संबंध तय करते समय ये 72 की 72 प्रकृतियों को ध्यान में रखना चाहिए कि भाई स्वामी की क्या स्थिति है, स्वामी अमात्य की स्थिति क्या है, स्वामी अमात्य पूर्व की क्या स्थिति है, राष्ट्र की क्या स्थिति है, स्वामी अमात्य पूर्व राष्ट्र कोश राजकोष की क्या स्थिति है, सेना की क्या स्थिति है। इन सबको ध्यान में रखते हुए एक राजा के द्वारा अपनी विदेश नीति या अंतरराज्य संबंध या परराष्ट्र संबंध तय करने चाहिए। तो आधुनिक समय में भी इस बातों को किसी न किसी रूप में प्रत्येक देश के विदेश मंत्रालय के अंतर्गत लिया जाता है और लेना भी चाहिए। पहली बात क्लियर, राज्यमंडल सिद्धांत। दूसरा बेटा इन्होंने नीतिगत एवं सैद्धांतिक पक्ष में चर्चा की है। दूसरा सिद्धांत इन्होंने जो दिया है वह है षड्गुण नीति या 60 गुण मंत्र। षड्गुण नीति या 60 गुण मंत्र। 60 गुण मतलब होता है 6 गुणी मंत्र। 60 का मतलब होता है 6, संस्कृत में नहीं है। 60 गुण मतलब 6 गुण मंत्र, या 60 गुण नीति मतलब 6 गुणी नीति भी कहते हैं इसको, 6 गुणी नीति। अर्थात यहाँ मनु कह रहे हैं कि एक राजा के द्वारा अन्य राज्यों के राजाओं के साथ अपने संबंध स्थापित करते समय, अंतर राज्य संबंध स्थापित करते समय, परराष्ट्र संबंध स्थापित करते समय इन 6 गुणों को या 6 गुणी मंत्र को या 6 गुण नीति को भी ध्यान में रखना चाहिए। 6 गुण मतलब कौन कौन से होते हैं, संधि, नोट करें, संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वंद्विभाव, संश्रय, आश्रय। फिर से बोल रहा हूँ, संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वंद्विभाव, संश्रय, आश्रय। इसी को बोलते हैं 60 गुण्य मंत्र, मतलब 6 गुणी मंत्र या 6 गुणी नीति। मतलब एक राजा को अपने अंतरराज्य संबंध तय करते समय इन मंत्रों को, इन गुणों को, इन नीतियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो दूसरा सिद्धांत क्या होगा, 6 गुणी नीति या 60 गुण मंत्र का सिद्धांत। चलिए अब इसमें जो 6 गुण है वो पहला हो जाएगा संधि। अर्थात मनु अपनी मनुस्मृति में कह रहे हैं कि सबसे पहला जो मंत्र होगा वो संधि होगा। वास्तविक रूप में यदि देखा जाए तो जब एक राजा या एक राज्य अन्य राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना करता है, जब एक राज्य का राजा अन्य राज्यों के राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करता है तो उसको संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। अब संधि को भी इन्होंने 2 प्रकार की बताया, समानयानकर्ता संधि और असमानयान कर्मा संधि। कर्मा है ये, समानयान कर्मा संधि, असमानयान कर्मा संधि। ध्यान दीजिएगा, समानयान कर्मा संधि मतलब समानयान कर्मा संधि के अंतर्गत तो ये होता है कि 2 राज्यों के बीच में इस रूप में संधि होती है कि यदि किसी राज्य के द्वारा उनके ऊपर आक्रमण किया जाएगा तो ये दोनों एकजुट होकर के इसके ऊपर आक्रमण करेंगे। इसको कहते हैं समानयान कर्मा संधि। इसके बाद में असमानयान कर्मा संधि का मतलब होता है कि यहाँ वास्तविक रूप में
अलग अलग राज्यों के द्वारा इस रूप में संधि की जाती है। ध्यान दें, इस रूप में संधि की जाती है कि हम दोनों में से किसी के ऊपर भी कोई आक्रमण करे, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो कुल मिलाकर के यहाँ मनु ने समानयान कर्मा और असमानयान कर्मा दो प्रकार की संधि बताया। बाकी आप इतनी गहराई में नहीं जाना चाहते, जाने की आवश्यकता नहीं। आप इतना ध्यान रखेंगे कि षड्गुण नीतियाँ, षड्गुण मंत्र के अंतर्गत पहली जो नीति बताई इन्होंने संधि बताई है। तो आधुनिक समय में आप देख सकते हैं सभी राष्ट्र राज्य के द्वारा किसी न किसी रूप में संधि को तो अपनाया जाता है। भारत अमेरिका के साथ करता है, भारत चीन के साथ करता है, भारत रूस के साथ करता है, तो संधि तो होती है। संधि किसको कहते हैं ये समझना जरूरी है। क्या अन्य राज्यों से महत्वपूर्ण संबंधों की स्थापना करना ही संधि कहलाता है। नोट करें ये बात। तो अन्य राज्यों से या राज्य से महत्वपूर्ण संबंधों की स्थापना करना ही संधि कहलाता है। दूसरा मंत्र है विग्रह। दूसरा मंत्र है विग्रह। विग्रह का सीधा सा अर्थ होता है उग्र राजनीतिक कलह। मतलब एक राज्य के राजा के द्वारा दूसरे राज्य के राजा के साथ जो उग्र कलह की जाती है, युद्ध तो नहीं होता है ये, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति रहती है, जो उग्र राजनीतिक कलह किया जाता है उसको ही विग्रह कहा जाता है। अब यहाँ ये दो प्रकार का बताया, ये भी स्वयंकृत तथा मित्रस्य अपकृत विग्रह। ध्यान दें, स्वयंकृत तथा मित्रस्य अपकृत विग्रह, अर्थात यहाँ पर मनु ने जो विग्रह के भी दो प्रकार बताए। एग्जाम कभी कभी पूछ लिया जाता है स्वयंकृत तथा मित्रस्य अपकृत विग्रह। ठीक है, मतलब यहाँ जो उग्र राजनीतिक कलह है, उग्र राजनीतिक कलह भी दो प्रकार की होती है। एक तो स्वयंकृत के द्वारा मतलब स्वयं के द्वारा, और दूसरा मित्र से अपकृत मतलब मित्र के लिए। किसके लिए? मित्र के लिए जब ऐसा किया जाता है तो इसको मित्र से अपकृत विग्रह करते हैं। और स्वयं के लिए जब ऐसा किया जाता है, स्वयं के लिए जब उग्र राजनीतिक कलह किया जाता है तो उसको स्वयंकृत विग्रह कहा जाता है। तो विग्रह दो प्रकार के बताए उन्होंने। तीसरा जो मंत्र है वह है यान। पहला तो होगा संधि, दूसरा होगा विग्रह, तीसरा यान। यान ये उग्र राजनीतिक कलह से आगे की स्थिति है। क्या इसको कहेंगे कि राजा का सेना सहित शत्रु राजा पर आक्रमण करना। मतलब यान का अर्थ है आक्रमण, अर्थात विग्रह से आगे की जो नीति होगी यान होगी, या वास्तविक रूप में आक्रमण किया जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ वास्तविक रूप में मनु ने यह कहा है कि आक्रमण का प्रयोग अंत में किया जाना चाहिए, जबकि राजा के द्वारा बेहतर की बेहतर प्रकृतियों का अच्छे से मूल्यांकन कर लिया जाए, उसके बाद में जो है यान का प्रयोग किया जाए। अगर उसकी शक्ति इतनी नहीं है, सुदृढ़ नहीं है, तो यान का प्रयोग नहीं करे। अब यहाँ पर मनु ने यान के भी दो प्रकार बताए, एकाकिन यान तथा मित्र संहत यान। इसका मतलब ये है कि जब एक अकेले राजा के द्वारा अपने शत्रु राज्य के ऊपर आक्रमण किया जाता है तो उसको एकाकिन यान कहते हैं। तथा मित्र संहत राज, जब अपने मित्रों के साथ मिलकर के शत्रु राजा के राज्य के ऊपर आक्रमण किया जाता है तो उसे मित्र संहत यान कहते हैं। ठीक है बेटा। चौथा है आसन। आसन मतलब एक प्रकार से मैं इसको कहूँगा ये एक उपेक्षा की नीति है कि भाई जब एक राज्य का राजा दूसरे राज्य के राजा की उपेक्षा कर देता है, नज़रअंदाज कर देता है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता कि जब हम शक्तिशाली हो जाएंगे तब उसको देखेंगे, तब तक हम शांत बैठे रहते हैं। तो आसन इसे उपेक्षा की नीति भी बोलते हैं। लिखो, अर्थात जब एक राज्य का राजा दूसरे राज्य के राजा की पूर्ण रूप में उपेक्षा कर देता है, नज़रअंदाज कर देता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है, वो चुपचाप बैठ जाता है। कब तक बैठता है? जब तक कि वो शक्तिशाली नहीं बनता है, तब तक वो चुप बैठा रहेगा। इसी को बोलते हैं आसन लगाना या उपेक्षा की नीति। मतलब अगर हम दुर्बल हैं तो जब तक शक्तिशाली नहीं बनते तब तक चुपचाप बैठे रहें और दूसरे राज्य की उपेक्षा कर उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। हम दैनिक जीवन में उपेक्षा की नीति अपनाते हैं। कुछ लोग जो हम बार बार परेशान करते रहते हैं तो हम उसको बोलना चालना छोड़ देते हैं, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। इसी को बोलते हैं आसन की नीति या उपेक्षा की नीति। ठीक है बेटा, 4 हो गए। 5वां है संश्रय या आश्रय, अर्थात इसी मनु कहते हैं कि जो एक कमजोर राजा होता है, दुर्बल राजा होता है, उसको शक्तिशाली राजा की शरण ले लेनी चाहिए और जब वह स्वयं शक्तिशाली हो जाए तो ऐसी स्थिति में उसकी शरण से दूर हट जाए, क्योंकि लंबे समय तक यदि उसकी शरण में रहेगा तो उसका पराधीन हो जाएगा। तो ये हो गया संश्रय या आश्रय। और बेटा 6ठा है द्व्यधिभाव मतलब दोहरी नीति। तो यहाँ मनु ने अपने षड्गुण मंत्र के अंतर्गत 6ठी जो नीति या मंत्र बताया द्व्यधिभाव मतलब दोहरी नीति। अर्थात मनु का कहना है कि सेना को 2 भागों में बांट दिया जाएगा। सेना का एक भाग सेनापति के अधीन होगा जो कि युद्ध के मैदान में होगा, और दूसरा जो भाग होगा सेना का दूसरा भाग राजा स्वयं के अधीन रखेगा। मतलब राजा स्वयं की सुरक्षा के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए अपने अधीन रखेगा, जबकि सेना का एक भाग सेनापति को दे देगा जो कि युद्ध के मैदान में होगी। मतलब सेना को यहाँ 2 भागों में बांट दिया जाता है मनु के अनुसार ही।
आगे हम कौटिल्य की चर्चा करेंगे। कौटिल्य इसका अर्थ दूसरे रूप में लेंगे, यहाँ केवल मनु की बात आ रही है। तो इसी को कहते हैं द्वंद्विभाव, मतलब सेना को दो भागों में बांट देना, इसी को कहते हैं द्वंद्विभाव। जबकि कुछ जगह प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों ने इसको इस रूप में भी कहा है। द्वंद्विभाव मतलब दोहरी नीति का मतलब ये बताया कि एक तरफ तो आप जो है मित्रता करें, दूसरी तरफ जो है आप युद्ध की नीति को अपनाएं। मतलब एक तरफ तो आप संधि करें, दूसरी तरफ जो है आप यान की नीति अपनाएं। कुछ भारतीय राजनीतिक विचारकों ने ये भी कहा है, अर्थात एक तरफ संधि करें, दूसरी तरफ आप यान करें, आक्रमण भी करें। जैसा कि अक्सर हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वो दोहरी नीति द्वंद्विभाव की नीति पर ही चलता है। एक तरफ वो संधि करता है, दूसरी तरफ पीठ पीछे छुरा घोंप देता है ना, इसी को कहते हैं द्वंद्विभाव। तो इसका ये अर्थ भी लिया जाता है, लेकिन मनु ने ये बताया है। अब बेटा ये हो गया आपका जो है दो सिद्धांत, पहला हो गया राजमंडल सिद्धांत, दूसरा होगा षड्गुण नीति या षड्गुण मंत्र। ठीक है, संधि विग्रह यान आसन, संधि विग्रह यान आसन, फिर से बोल रहा हूँ, संधि विग्रह यान आसन संश्रय आसन और द्वंद्विभाव। तो ये 6 मंत्र हो गए। इसके बाद में परराष्ट्र संबंधों का जो नीति कहते हैं सैद्धांतिक पक्ष है, इसका जो तीसरी बात होगी, तीसरा सिद्धांत होगा, वो होगा नीति के 4 उपाय। नोट करें, नीति के 4 उपाय। उपाय का मतलब होता है तरीका या साधन, अर्थात एक राजा के द्वारा, एक राजा के राज्य के द्वारा अन्य राज्यों के राजाओं के साथ अपने संबंध स्थापित करते समय किन किन तरीकों को अपनाया जाए, किन किन उपायों को अपनाया जाए, किन किन साधनों को अपनाया जाए, इसी को नीति के उपाय कहा जाता है। और मनु ने नीति के 4 उपाय बताए हैं, साम दाम भेद दंड। नोट करिए, मैं क्रम बता रहा हूँ आपको। कुछ किताबों में इसको उल्टा लिख दिया गया है, साम दाम फिर दंड दे दिया गया है। नहीं, आप ऐसे लिखेंगे, साम नंबर 1, नंबर 2 दाम, नंबर 3 भेद और नंबर 4 दंड। इसका क्या मतलब है? साम अर्थात सबसे पहले एक राज्य के राजा के द्वारा अन्य राज्य के राजाओं को समझाने का प्रयास किया जाए, मधुर वाणी बोली जाए, है, मधुर संबंध स्थापित करने के लिए मधुर वाणी बोली जाए, मतलब उनको समझाया बुझाया जाए, मधुर से मधुर वचन बोले जाएं। ठीक है, अब अगर समझाने से काम नहीं चलता है, साम नीति से काम नहीं चलता है, तो दाम नीति का प्रयोग करें। मतलब इसके अंतर्गत एक राज्य के राजा के द्वारा दूसरे राज्य के राजा को कुछ पुरस्कार दिया जाए, है, कुछ जो है भूमि दे दी जाए, है, कुछ धन दे दिया जाए, तो इससे राजा को मनाया जाए। अब इससे भी दूसरा राजा नहीं मान रहा है, तो ऐसी स्थिति में फिर तीसरे उपाय का प्रयोग करें। मतलब साम का कर लिया फिर भी नहीं माना दूसरा राजा या राज्य, फिर दाम का कर लिया, हमने पुरस्कार भी दे दिया फिर भी नहीं माना है, कुछ धन दे दिया फिर भी नहीं माना है, कुछ जमीन दे दी फिर भी नहीं माना है। फिर मनु कहते हैं कि भेद का प्रयोग करो, मतलब फूट डालो। जैसे अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी, तो ऐसे ही यहाँ मनु कह रहे हैं कि भाई वहाँ फिर आप क्या करेंगे, फूट डालो राज करो की नीति को अपना, जिसको कि भेद नीति कहते हैं। अर्थात ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे कि मंत्रिमंडल के सदस्यों में आपस में जो कलह करा दो, भेद डाल दो, राजा और मंत्री में कलह करा दो, भेद डाल दो, हैं, राजा के जो प्रशासनिक कर्मचारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनमें फूट डाल दो, राजा में, राजा की पत्नी में भेदभाव फूट डाल दो। इसी के साथ में जो है राजा का जो परिवार है उसके अंतर्गत जो है यहाँ भेद नीति का प्रयोग किया जाए, आपस में उनको जो है झगड़ा करने के लिए प्रेरित कर दो, मतलब फूट डालने का प्रयास किया जाए। और उसके बावजूद भी काम नहीं चलता है, साम का प्रयोग कर लिया, दाम का प्रयोग कर लिया, भेद का प्रयोग कर लिया, आपस में फूट भी डाल दे, लेकिन फिर भी राजा नहीं झुक रहा है, तो अंत में फिर जो है मनु कहते हैं कि दंड का प्रयोग किया जाए। दंड मतलब युद्ध, यहाँ मनु ने दंड का मतलब युद्ध से लिया है। मतलब मनु बार बार कह रहे कि अंतिम समय में, अंतिम रूप में दंड का या युद्ध का प्रयोग करें। जबकि ये तीनों उपाय विफल हो जाएं, साम दाम भेद, ये तीनों उपाय विफल हो जाएं, तो अंत में दंड या युद्ध का ही प्रयोग करें, इससे पहले युद्ध नहीं करें। और वो युद्ध भी किया जाए तो धर्म युद्ध होना चाहिए। मनु कह रहे हैं ये बात मनुस्मृति में। ठीक है बेटा, तो 4 उपाय उन्होंने बताए नीति के, साम दाम भेद और दंड, क्रम से लिखेंगे। अब मैंने इधर कर दिया 4 + 3 = 7। इसका क्या मतलब है बेटा? 4 उपाय तो प्राचीन भारत में माने ही जाते थे, मनु ने भी, कौटिल्य ने, शुक्र ने, सबने बताए। आज भी आपसे कोई पूछा जाए कि नीति के 4 उपाय कौन से, तो आप तुरंत बोल देंगे साम दाम भेद और दंड, है ना। लेकिन बेटा एक नई बात बताओ, तो 3 उपाय और माने गए हमारे प्राचीन भारतीय चिंतन के अंतर्गत। ये 3 उपाय अलग से बताने वाला सोमदेव सूरी। सोमदेव सूरी ने नीति के 7 उपाय बताए हैं। अब ये सुन करके बड़ा विचित्र लग रहा होगा आपको, सर ये क्या बता रहे हैं। हाँ बेटा, मैंने सोमदेव सूरी को अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि एमए के अंतर्गत डिप्लोमेसी मेरे पास पेपर रहा हुआ है, डिप्लोमेसी मैंने अच्छे से पढ़ा है, इसका गहराई से अध्ययन किया है। डिप्लोमेसी का पेपर ऐसा पेपर है जिसमें 100 में से लगभग हमारे 92-93 नंबर आए थे, ध्यान देंगे बेटा यहाँ। तो वास्तव में यहाँ सोमदेव सूरी कहते हैं कि भाई साम दाम भेद दंड, ये तो 4 उपाय तो हैं ही है नीति के, लेकिन 3 उपाय और बता रहे हूँ। माया, उपेक्षा, इंद्रजाल। नाम नोट करेंगे इनके, माया, उपेक्षा, उपेक्षा मतलब नजरअंदाज, माया, उपेक्षा और इंद्रजाल। इंद्रजाल, ठीक है, नोट करिए, माया, उपेक्षा, इंद्रजाल।
माया, उपेक्षा, इंद्रजाल। अब माया का मतलब क्या होता है, जैसे आपने महाभारत देखा होगा, रामायण देखा होगा, उसके अंतर्गत कहा जाता है अरे ये तो बड़ा मायावी है, कभी दृश्य हो जाता है, कभी अदृश्य, कभी दिखाई देता है, कभी गायब हो जाता है, इसको कहते हैं माया। माया का प्रयोग किया जाता है। फिर उपेक्षा, उपेक्षा में क्या किया जाता है कि एक राज्य का जो राजा होता है दूसरे राज्य के राजा को नजरअंदाज कर देता है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता है, तो उपेक्षा की नीति अपनाई जाती है। ठीक है, हालांकि यहाँ उपेक्षा की नीति षडगुण मंत्र में भी आ जाती है, ये आसन जो आ जाता है। ठीक है, लेकिन सोमदेव सूर्य ने नीति के उपायों के अंतर्गत ये बात बताई, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, माया हुआ, उपेक्षा होकर इंद्रजाल। इंद्रजाल का मतलब होता है जादू टोना। जादू भी दो प्रकार के होते हैं, काला जादू और सफेद जादू। तो सोमदेव सूर्य ने नीति के 3 उपाय और बताए, माया, उपेक्षा, इंद्रजाल। और 4 तो हो गए, साम दाम भेद दंड, ये तो मनु ने बताया, कौटिल्य ने बताया, शुक्र ने बताया। लेकिन अगर सोमदेव सूर्य की बात आती है तो आप तुरंत कह देंगे कि सोमदेव सूर्य नीति के 7 उपाय बताएं, साम दाम भेद दंड माया, माया माया उपेक्षा इंद्रजाल। फिर से बोलो, साम दाम भेद दंड। फिर से बोलो, साम दाम भेद दंड का प्रयोग अंत में, साम दाम भेद दंड। और 3 सोमदेव सूर्य ने अलग से बता दिए, माया, उपेक्षा, इंद्रजाल। तो टोटल कितने होंगे? 7। ठीक है, अब हम मनु के अंतर्राज्य संबंध के सिद्धांत के अंतर्गत दूसरा पक्ष लेते हैं, परराष्ट्र संबंधों का संस्थागत तथा व्यावहारिक पक्ष। ये तो सैद्धांतिक पक्ष होगा, ये व्यावहारिक पक्ष होगा। सैद्धांतिक पक्ष में 3 बातें बताई हैं, राजमंडल का सिद्धांत दिया है, षडगुण नीति या 7 गुण मंत्र का सिद्धांत दिया है, और नीति के 4 उपाय का सिद्धांत दिया है। अब हम लेंगे संस्थागत तथा व्यवहारिक पक्ष। अब भले आप मनु, कौटिल्य, शुक्र, आप किसी का भी अध्ययन करें, ये का ये बात लिख सकती है कि ये बात लिख सकते हैं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब व्यवहारिक पक्ष में या संस्थागत पक्ष में मनु ने जो है विशेषकर 3 बातों की चर्चा की है। नंबर 1 दूत व्यवस्था, नंबर 2 गुप्तचर व्यवस्था, और नंबर 3 युद्ध संबंधी विवरण। हालांकि इन्होंने पराजित राज्य के प्रति विजेता राजा के व्यवहार के नियमों का भी उल्लेख किया है, इसलिए इसमें 4 बातें आ गई। तो नोट करना, नंबर 1 दूत व्यवस्था। दूत व्यवस्था तो आज भी आप देखते हो कि राजदूत तो होते ही होते हैं। भाई एक राज्य के राजा हैं, आज तो लोकतंत्र इसलिए कहेंगे, एक राज्य के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के द्वारा जो अपना राजदूत भेजा जाता है दूसरे राज्य के अंतर्गत, तो उसकी बातें वहाँ के शासनाध्यक्ष राज्याध्यक्ष को बताता है, शासनाध्यक्ष राज्याध्यक्ष को बताता है। तो दूत का काम तो 2 राज्यों के बीच में मधुर संबंध स्थापित करने का है बेटा। ठीक है, और दूत व्यवस्था तो वैसे देखा जाए तो हमारे भारत के अंतर्गत, प्राचीन भारत के अंतर्गत राजदूत को जो नहीं मारने की परंपरा शुरू हुई है कि भाई राजदूत को मारा नहीं जा सकता, राजदूत का वध नहीं किया जा सकता, राजदूत अवैध है, उसका वध नहीं किया जा सकता। तो ये बात तो भारत से शुरू हुई है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत ये बात भारत ने दी है कि राजदूत का वध नहीं किया जा सकता। तो आज भी आप देख सकते हैं राजदूत का वध किया ही नहीं जा सकता, तो ये बात तो भारत ने दी है। ठीक है, अब इसकी ज़्यादा लंबा व्याख्यान नहीं करेंगे, जब हम रामायणकालीन राजनीति, महाभारतकालीन राजनीति समझाएंगे तो उस समय इसका उदाहरण आपको दे दिया जाएगा। तो दूत व्यवस्था की चर्चा की है। अब यहाँ पर वास्तविक रूप में देखा जाए तो मनु ने अपनी मनुस्मृति में स्पष्ट रूप में कहा है कि जो दूत होता है उस दूत का कार्य संधि अथवा विग्रह होता है। मतलब यहाँ जो दूत होगा उस दूत का जो काम बताया है मनु ने, वो ये बताया कि दूत का काम विशेषकर 2 प्रकार का होता है। एक तो संधि, या तो वो क्या करेगा कि दूत जो है, यहाँ मैंने लिख दिया, अन्य राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध की स्थापना करने का प्रयास करेगा, या तो संधि अथवा विग्रह। ये विग्रह मैंने इधर लिख रखा है, ये रहा, उग्र राजनीतिक कलह करेगा, या तो मतलब संधि अथवा विग्रह इसका मुख्य काम है किसका? दूत का। या तो वो संधि करा देगा या वो विग्रह करा देगा। ठीक है, तो ये दूत का काम होता है संधि अथवा विग्रह, नोट करें। इसके बाद भी इसमें लिखेंगे दूत की योग्यताएं एवं क्षमताएं। मनु ने अपनी मनुस्मृति में दूत की कुछ योग्यताएं और क्षमताएं बताई, जैसे दूत ऐसा होना चाहिए जो क्रोधी स्वभाव का नहीं, शांत स्वभाव का हो। ऐसा दूत होना चाहिए जो कि रात्रि में सोते सोते बड़बड़ाए नहीं। दूत ऐसा हो जो है किसी प्रकार का नशा नहीं करता हो, है ना। और दूत ऐसा होना चाहिए कि जो कि सामने वाले की भाव भंगिमाओं को, उसकी आँखों को, उसके चेहरे को, उसके हाव भाव को देख करके समझ जाए कि इसके मन में क्या चल रहा है। ऐसी योग्यता उसमें होनी चाहिए। बाकी बड़ी लंबी चौड़ी बातें आगे कही गई हैं, तो ये बातें अभी हम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। चलिए, दूसरा है गुप्तचर व्यवस्था। मनु ने अपनी मनुस्मृति के अंतर्गत परराष्ट्र संबंधों के संस्थागत तथा व्यवहारिक पक्ष में गुप्तचर व्यवस्था की बात भी की है। तो गुप्तचर तो बेटा आज भी रखे जाते हैं, प्राचीन भारत में भी इसकी चर्चा की गई है। गुप्तचर व्यवस्था जो कि राजा को जो है गुप्त बातों की जानकारी देंगे। आप रामायणकालीन महाभारतकालीन राजनीति में देखेंगे, महाभारतकालीन राजनीति में देखेंगे, गुप्तचर उसमें भी होते थे। ठीक है, तो मनु ने, कौटिल्य, शुक्र ने इसकी चर्चा की है, गुप्तचर व्यवस्था। अब यहाँ पर मनु ने मनुस्मृति में ये कहा है कि भाई राजा जो होगा वो पंचवर्ग से
सहायता या मदद ले। अब बेटा ध्यान दिया, मनुस्मृति में लिखा है कि पंचवर्ग से राजा मदद ले, मतलब गुप्तचर के बारे में मनुस्मृति में वैसे व्यापक रूप में नहीं लिखा गया, लेकिन संकेत दे दिया गया है कि पंचवर्ग से राजा मदद ले, मतलब राजा कोई निर्णय लेते समय पंचवर्ग से मदद ले, पंचवर्ग से सहायता ले। तो पंचवर्ग क्या है कि गुप्तचर 5 प्रकार के हैं, इनसे सहायता लेगा। तो नोट करें, पंचवर्ग से राजा मदद ले। पंचवर्ग कौन से? पहला है काप्टिक, मतलब ऐसा गुप्तचर जो कि छल कपट में माहिर हो, छल कपट में माहिर हो, उससे मदद ले। दूसरा है उदास्थित, मतलब ये ऐसा गुप्तचर होता है जो कि साधु वेश में घूमता रहता है और राज्य की गतिविधियों को राजा को बताता है और उसके आधार पर राजा निर्णय लेता है। तीसरा है कृषक, ये ऐसा गुप्तचर होता है जो कि कृषक का वेश धारण करके, मैं कहूँगा कि एक प्रकार से यहाँ ये एक जमींदार का रूप धारण करके, खेती करने वाला का रूप धारण करके नगर में भ्रमण करेगा और उसके बाद में वहाँ की जो गुप्त बातें हैं वो राजा तक पहुँचाएगा। तो काप्टिक जो कि छल कपट में माहिर होता है, उदास्थित जो कि साधु रूप में भ्रमण करेगा, तीसरा जो कि मतलब जो है कृषक के रूप में भ्रमण करेगा, उसके बाद में राजा को अपनी जो भी मंत्रणा है वो बताएगा। इसके बाद में वाणिज्यक, अर्थात ये एक व्यापारी के रूप में जो है नगर में भ्रमण करेगा और वहाँ की जो गुप्त बातें हैं, जो भी वार्तालाप राजा के बारे में हो रहा है, देश के बारे में हो रहा है, नगर के बारे में हो रहा है, वो सारी बातें राजा को बताएगा। वाणिज्यक मतलब व्यापारी बन करके ये है जो है गुप्तचर का काम करेगा। और पांचवा तापस, मतलब ये एक तपस्वी बन करके एक महान तपस्वी बन करके नगर में भ्रमण करेगा और वहाँ की जितनी भी जो है नगर से संबंधित बातें, राजा के बारे में लोग क्या कह रहे हैं, ये सारी बातें लेकर के और उसके बाद में जो है राजा को बताएगा। इसलिए मनु ने कहा है कि पंचवर्ग से राजा मदद ले। तो पंचवर्ग ये होगा काप्टिक, उदास्थित, कृषक, वाणिज्यक और तापस मतलब तपस्वी। ठीक है बेटा। तीसरा है इसमें इसमें संस्थागत तथा व्यवहारिक पक्ष में तीसरी बात होगी युद्ध संबंधी विवरण। मनु ने अपनी मनुस्मृति के अंतर्गत युद्ध संबंधी बातें भी काफ़ी लिखी हैं कि भाई युद्ध किस समय किया जाए, किस समय किया जाए, कैसा युद्ध हो, ये सब बातें इन्होंने बताई। तो नोट करें, युद्ध संबंधी विवरण। युद्ध संबंधी विवरण के अंतर्गत इन्होंने 3 बातों का उल्लेख किया है। नंबर 1, युद्ध का औचित्य एवं काल, मतलब वास्तविक रूप में देखा जाए तो युद्ध कब किया जाए, उसका काल क्या हो और युद्ध का औचित्य क्या है। तो मनु ने सबसे पहले तो ये कहा है कि युद्ध का जो प्रयोग किया जाए वो अंतिम रूप में किया जाए। कब किया जाए? जबकि नीति के पहले 3 उपाय मतलब साम, दाम और भेद असफल हो जाए तो अंत में ही दंड का प्रयोग किया जाए। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा भी है कि साम, दाम, भेद, नीति के उपाय जब असफल हो जाए तो अंत में, मैंने लिखा है अंत में राजा दंड का प्रयोग करे, युद्ध का प्रयोग करे। जब ये 3 उपाय विफल हो जाए, साम, दाम और भेद विफल हो जाए तो अंत में दंड का प्रयोग किया जाए। अब ये काल अर्थात युद्ध किस समय में हो, तो इसके बारे में उन्होंने कहा है कि मार्गशीर्ष माह में, चैत्र मास में और फाल्गुन मास में विशेषकर होना चाहिए। मतलब ये मनु ने मनुस्मृति में ये बातें इसलिए बताई कि भाई युद्ध उस समय किया जाए जबकि वास्तविक रूप में जो खेती है वो नष्ट नहीं हो, क्योंकि अगर अन्न नष्ट हो गया तो जनता भूखा मर जाएगी। तो विशेषकर इस बात को ध्यान में रखा गया है। ठीक है। और इसके बाद में दूसरा लिया है इसमें युद्ध संबंधी विवरण में बी है युद्ध के प्रकार। मनु ने अपनी मनुस्मृति में युद्ध के 2 प्रकार बताए। नोट करेंगे, मनु ने अपनी मनुस्मृति में युद्ध के 2 प्रकार बताए, कूट युद्ध, धर्म युद्ध। कूट युद्ध के अंतर्गत छल कपट से युद्ध होता है। इसके अंतर्गत युद्ध के कोई नियम नहीं होते, युद्ध के किसी नियम का पालन नहीं किया जाता, छल कपट से शत्रु को मार गिराया जाता है। दूसरा होता है धर्म युद्ध। धर्म युद्ध के अंतर्गत युद्ध के नियमों का पालन किया जाता है। जैसे मान लीजिएगा एक थका हुआ सैनिक है या एक ऐसा सैनिक है जिसके पास शस्त्र नहीं है, तो उसके पास जो है शस्त्र नहीं हुए हैं इसलिए उसके पर आक्रमण नहीं करे। इसके साथ में यदि किसी राजा ने समर्पण कर दिया है, सेना में समर्पण कर दिया, तो ऐसी स्थिति में भी उनका वध नहीं किया जाए। ठीक है। तो इसी के साथ में जैसे उसकी खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं उनको भी नष्ट नहीं किया जाए, तो इसको धर्म युद्ध कहते हैं। मतलब इस युद्ध के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन किया जाना चाहिए। जबकि कूट युद्ध में युद्ध के कोई नियम नहीं होते हैं, छल कपट से जो है शत्रुओं को मारा जाता है। जैसे उनके जल में विष मिला दिया है, खाने की सामग्री में जो है विष मिला दिया, और अगर एक सैनिक ऐसे जिनके पास कोई शस्त्र नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी उनको मारा जा सकता है, धोखे से उनको मारा जा सकता है। तो उसको कहते हैं कूट युद्ध या छल कपट का युद्ध। और ये धर्म युद्ध जो कि नियमों से लड़ा जाएगा। तीसरा है युद्ध में लूटे गए माल का वितरण। अर्थात यहाँ वास्तविक रूप में जो तीसरी बात आती है युद्ध संबंधी विवरण में, मनु ने कहा है कि युद्ध में लूटे गए माल का वितरण किस तरीके से किया जाए। तो युद्ध में लूटे गए माल के बारे में इन्होंने कहा है कि भाई उनकी जो ज़मीन वगैरह है वो सब उनके पास रहने दी जाएगी, लेकिन जो बहुत महंगी सामग्रियाँ हैं जैसे मान लीजिएगा हीरा, मोती,
है, सोना, ये सब जो है राजा अपने पास ले लेगा जो विजेता है। ठीक है, बाकी ज़्यादा व्यापक व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं इसके बारे में बहुत कुछ लिख सकते हैं। अब इसके बाद में पहली बात तो होगी दूत व्यवस्था, दूसरा होगा उपचर व्यवस्था, तीसरा होगा युद्ध संबंधी विवरण, चौथा और बताया इन्होंने पराजित राज्य के प्रति विजेता राजा के व्यवहार के नियम। मतलब जो पराजित राज्य है उसके प्रति विजेता राजा के क्या व्यवहार के नियम है। तो इसमें साफ कहा गया है कि भाई जो पराजित राजा है, अगर वहाँ मान लीजिएगा कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो कि उस राज्य को अच्छे संभाल सकता है, तो राजा चाहे, विजेता राजा चाहे तो उसको राजा बना सकता है। जैसे मान लीजिएगा रामायणकालीन राजनीति के अंतर्गत हम देखते हैं पूरी लंका नगरी को नष्ट कर दिया गया था, है, और उसके बाद में जो है लंका नगरी के ही एक व्यक्ति विभीषण को भगवान श्री राम ने जब सब कुछ वहाँ नष्ट हो गया था उसके बाद में उसका राज्याभिषेक किया था या नहीं, राजा बनाया था नहीं, है, विभीषण को राजा बनाया था ना। जबकि वहाँ तो उन्होंने कह दिया था कि भगवान श्री राम जी अब सब कुछ आपका है, ये लंका आपकी है, लेकिन राम जी ने कह दिया कि नहीं ये आपका है, और बड़े प्रेम से उनको जो है विभीषण जी को राजा बना दिया था। मतलब ये विजेता राजा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ये देख लेगी अगर उस राज्य का संचालन कोई व्यक्ति अच्छे से कर सकता है तो उसको राजा बना सकता है, और अगर चाहे विजेता राजा तो उस राज्य को अपने अधीन कर सकता है। लेकिन अधीन करने के बाद में जब वो पूरा राज्य उसके अधीन आ जाए तो उस राज्य की जनता के साथ जो है मित्रवत व्यवहार करे, शत्रुवत व्यवहार नहीं करे, उस राज्य की जनता को प्रताड़ित नहीं करे, परेशान नहीं करे, बल्कि अपनी संतान के तुल्य ही उनके साथ व्यवहार करे। ये जो है राजा को ध्यान में रखना चाहिए, किसको, जो विजेता राजा होता है। ठीक है बेटा, तो ये होगा पराजित राज्य के प्रति विजेता राजा के व्यवहार के नियम। तो मनुस्मृति में इसके बारे में व्यापक रूप में लिखा गया है, लेकिन सब बातें यदि हम लेंगे तो लेक्चर बड़ा लंबा बन जाएगा। अब निष्कर्ष निकालते हैं बेटा। निष्कर्ष निकालेंगे आप कि मनु ने अपनी मनुस्मृति के अंतर्गत अंतरराज्य पर, नोट करें, अंतरराज्य या पर राष्ट्र संबंध का जो सिद्धांत दिया है इसमें दोनों दृष्टियों से पर्याप्त विचार किया है। मतलब मनु ने अपनी मनुस्मृति के अंतर्गत सैद्धांतिक दृष्टि से और व्यवहारिक दृष्टि से पर्याप्त विचार किया है, क्योंकि सैद्धांतिक दृष्टि में 3 बातें बताई हैं, व्यवहारिक दृष्टि में भी इन्होंने मुख्यतः 3 बातें, बाकी चौथी बात भी आप नोट कर लेंगे। तो पर्याप्त रूप में विचार किया है, मतलब सैद्धांतिक रूप में भी और व्यवहारिक रूप में भी अंतरराज्यीय पर राष्ट्र संबंधों के बारे में मनु ने मनुस्मृति में व्यापक रूप में लिखा है। ठीक है, नोट करें, दोनों दृष्टियों से पर्याप्त विचार किया, मतलब मनु ने अपनी मनुस्मृति में अंतरराज्यीय परराष्ट्र संबंधों के बारे में व्यवहारिक और सैद्धांतिक दृष्टि से पर्याप्त विचार किया है। ये सैद्धांतिक और ये व्यवहारिक दृष्टि होगी, ये सैद्धांतिक ये व्यवहारिक, ये सैद्धांतिक पहला, ये व्यवहारिक दूसरा। ठीक है, फिर मैंने लिखा यथार्थवादी और आदर्शवादी। अर्थात वास्तविक रूप में देखा जाए तो मनु ने अपनी मनुस्मृति में जो परराष्ट्र अथवा अंतर्राज्य संबंध का सिद्धांत दिया है या जो अंतर्राज्य संबंधों की चर्चा की है, इसके अंतर्गत दोनों बातें आ जाती हैं, यथार्थवादी और आदर्शवादी। बेटा नोट करें, यथार्थवादी और आदर्शवादी। अर्थात यथार्थवादी के अंतर्गत राजमंडल सिद्धांत, 60 गुण नीति और नीति के 4 उपाय ये यथार्थवाद में आ जाते हैं, और आदर्शवाद में दूत व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था और युद्ध के नियम वगैरह हैं, ये आदर्शवाद में आते हैं, आदर्शवादी में आते हैं। इसका मतलब मनु ने अपनी मनुस्मृति में अंतर्राज्य संबंध के बारे में यथार्थवादी और आदर्शवादी इन दोनों ही प्रकार के विचार दिए, ये दोनों ही प्रकार के विचार दिए। तो आप नोट कर सकते हैं, मनु ने अपनी मनुस्मृति में परराष्ट्र अथवा अंतर्राज्य संबंध के बारे में यथार्थवादी और आदर्शवादी इन दोनों तरीकों की चर्चा की है, जिससे कि आधुनिक समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत यथार्थवादी सिद्धांत और आदर्शवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मैंने समझाया, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत मैंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यथार्थवादी सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आदर्शवादी सिद्धांत ये दोनों भी अलग से समझा दिया है। अतः हम कह सकते हैं कि मनु की मनुस्मृति के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में ढेरों बातों का उल्लेख किया गया है। ये हो गया मनु का परराष्ट्र अथवा अंतर्राज्य संबंध का सिद्धांत, या मनु का परराष्ट्र अथवा अंतर्राज्य संबंध के ऊपर विचार। आधुनिक भाषा में कहें तो ऐसे कह सकते हैं, मनु के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में विचार या मनु के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में विचार, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि मनु ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग नहीं किया है, मनु ने तो परराष्ट्र अंतर्राज्य शब्द का प्रयोग किया है। कौटिल्य ने भी परराष्ट्र अंतर्राज्य शब्द का प्रयोग किया है, शुक्र ने भी परराष्ट्र अंतर्राज्य शब्द का ही प्रयोग किया है। परराष्ट्र अंतर्राज्य शब्द एक ही है, क्योंकि परराष्ट्र मतलब दूसरे राष्ट्र के साथ, अंतर्राज्य मतलब राज्यों के बीच में आपसी संबंध, तो बात एक ही होगी।
तो मुझे विश्वास है आप मनु का जो परराष्ट्र या अंतर्राज्य संबंध का जो सिद्धांत है या परराष्ट्र संबंध के ऊपर जो मनु ने विचार दिए हैं इनको आप अच्छे से समझ गए होंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। ओके बेटा, यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।